नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कैलाश है और स्वागत है आपका लर्न मोर केमिस्ट्री में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिर से एक बार ठोस अवस्था के एक अलग टॉपिक को, यानी ठोस अवस्था का आज पार्ट 2 आ गया है। तो आशा करते हैं आपको जो हमने पहला वीडियो प्रोवाइड करवाया था वो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि अभी नया चैनल है तो जब तक चैनल ग्रो नहीं होता है तब तक आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए आज इस वीडियो में पार्ट 2 शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हमको जानना है कि क्रिस्टल जालक क्या होते हैं। भैया क्या जानना है, क्रिस्टल जालक क्या होते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम 2 नंबर का आता ही आता है। तो देखिए, अवयवी कणों के निश्चित त्रिविमीय विन्यास को क्रिस्टल जालक कहते हैं। ये तो रटने वाली बात हो गई। आप कहेंगे सर जी आप तो रटा रहे हैं, आप तो बोले थे कि हम समझा के पढ़ाएंगे। कोई बात नहीं, हम बिल्कुल समझा के पढ़ाएंगे। देखिए, क्रिस्टल जालक परिभाषा कैसे आपको लिखनी है कि अवयवी कणों के त्रिविमीय विन्यास को क्रिस्टल जालक कहते हैं। अब इस बात को समझिए, जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जांपल आपको बताया था, ठेले वाला है, वो देखा होगा कि ठेले पर सेब जब रखता है तो सेब को एक के ऊपर एक बिल्कुल सजा के रखता है। तो सजे हुए भाग को ही हम लोग क्या कह सकते हैं, क्रिस्टल जालक कह सकते हैं। वहां पे अगर सेब को हम लोग अवयवी कण मान लें, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अवयवी कण 3 प्रकार का हो सकता है, या तो अणु हो सकता है, या परमाणु हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, आयन हो सकता है। तो अगर सेब को हम लोग यही अवयवी कण मान ले तो सेब का सजा हुआ भाग यानी त्रिविमीय विन्यास ही क्या कहलाएगा, क्रिस्टल जालक कहलाएगा। ऐसे ही हम लोग कह सकते हैं कि अवयवी कणों के निश्चित त्रिविमीय विन्यास को क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्रिस्टल जालक में अवयवी कण जो होते हैं वो समदैशिकता को प्रदर्शित करते हैं, यानी एक समान रूप से एक दूसरे के ऊपर अरेंज रहते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टल जालक समझ में आ गया होगा। अगर मैं चित्र बनाऊं तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये अवयवी कण है जो कि एक दूसरे से दूर दूर है, कुछ इस तरीके से मान लीजिए अवयवी कण है। अवयवी कण यानी अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है, या फिर आयन हो सकता है। यदि हम इन्हीं अवयवी कणों को जोड़ देते हैं, यानी ये अवयवी कण प्रबल आकर्षण बंध द्वारा जुड़ के एक कुछ इस तरह जालनुमा संरचना बना लेते हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। यानी कि क्रिस्टल जालक जो होता है एक्चुअली में अवयवी कणों का निश्चित त्रिविमीय विन्यास ही होता है, जिसमें अवयवी कण यानी अणु, परमाणु और आयन एक दूसरे से क्या होते हैं, निश्चित क्रम में जुड़े रहते हैं। तो क्रिस्टल जालक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे हमको पढ़ना है कि एकक कोष्ठिका क्या होती है, यानी यूनिट सेल इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। एकक कोष्ठिका क्या होती है, तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये दीवार बनी हुई है। दीवार तो आपको दिख नहीं रहा होगा, बोर्ड के पीछे दीवार है। चलिए मान लीजिए जैसे कोई दीवार बनती है तो उसकी सबसे छोटी इकाई जो होती है वो कौन होती है, ईंट होती है। दीवार की सबसे छोटी इकाई कौन होती है, ईंट होती है। और ईंट की देखिए पुनरावृत्ति से क्या बनता है, पूरा दीवार बनकर तैयार होता है। एक ईंट के ऊपर दूसरा ईंट रखा, दूसरे पे तीसरा, तीसरे पे चौथा, इस तरह से रखते जाएंगे ईंट को एक के ऊपर एक, तो पूरा दीवार बनकर तैयार हो जाता है। सेम ऐसे ही जब हमें क्रिस्टल जालक बनाना होता है या फिर ठोस का क्रिस्टल बनाना होता है, तो उस ठोस के क्रिस्टल में एक छोटा सा पार्ट ऐसा होता है ना जिसकी बार बार पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति यानी बार बार वह एक दूसरे के ऊपर चढ़ चढ़ के और पूरा क्रिस्टल बना लेता है। उसी छोटे से पार्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एकक कोष्ठिका यानी यूनिट सेल बोलते हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि ये पूरा क्रिस्टल जालक है, अज्यूम करिए ये पूरा क्रिस्टल जालक है। तो क्रिस्टल जालक ऐसे एक सिरे से बना नहीं होगा, ये छोटे छोटे पार्ट से मिलके बना होता है। मान लीजिए इतने छोटे छोटे पार्ट से मिलके बना हुआ है। ये देखिए कुछ इस तरीके से कई पार्ट से मिलके बना हुआ है। तो किसी क्रिस्टल का जो सबसे छोटा वाला पार्ट होता है ना, जिसकी पुनरावृत्ति यानी बार बार आने से पूरा क्रिस्टल बनकर तैयार होता है, उसी छोटे से पार्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एकक कोष्ठिका यानी यूनिट सेल कहते हैं। एक लाइन में यदि परिभाषा लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे कि एकक कोष्ठिका किसी क्रिस्टल का वह छोटा से छोटा भाग होता है जिसकी पुनरावृत्ति से पूरा क्रिस्टल बनकर तैयार होता है। क्लियर हो गया इतनी बातें। चलिए, अगर इतनी बातें क्लियर हो गई तो हम लोग जान लेते हैं कि एकक कोष्ठिका कितने प्रकार की होती है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि एकक कोष्ठिका कितने प्रकार की होती है। तो भैया एकक कोष्ठिका 3 प्रकार की होती है, जिसमें पहली एकक कोष्ठिका होती है आद्य घनीय या सरल घनीय एकक कोष्ठिका। ठीक है, एकक कोष्ठिका का पहला प्रकार क्या है, फिर से एक बार देख लीजिए, आद्य घनीय या सरल घनीय एकक कोष्ठिका। अब कुछ बच्चे होते हैं यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं,
वो ये तो याद कर लेते हैं आर्धघनीय एकक कोष्ठिका, लेकिन उसको ये नहीं बता पाते हैं कि आर्धघनी का दूसरा नाम क्या है, सरल घनीय है। तो दोनों ही याद रखिएगा, आर्धघनी या सरल घनीय एकक कोष्ठिका। आर्धघनी या सरल घनीय एकक कोष्ठिका को सिंपल क्यूबिक बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक, और इसे शॉर्टकट में एससी कहते हैं। शॉर्ट नेम जरूर याद रखिएगा क्योंकि शॉर्ट नेम से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। दूसरा प्रकार है जो एकक कोष्ठिका का, वो है अंतः केंद्रित या काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। इसका भी दो नाम है, एक तो है अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका या फिर उसी को बोलते हैं काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, जिसे इंग्लिश में बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बोलते हैं। ठीक है, तो अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका को क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, जिसे शॉर्टकट में BCC बोलते हैं। शॉर्ट नेम जरूर याद रखिएगा, जब न्यूमेरिकल करवाएंगे ना तो न्यूमेरिकल में इतना बड़ा लिख के नहीं आएगा अंतः केंद्रित या काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, वो सीधा क्या लिखेगा न्यूमेरिकल में, केवल BCC लिख देगा। तो BCC देख के आपको समझना होगा कि वो अंतः केंद्रित की बात कर रहा है। क्लियर हो गया बेटा इतना? चलिए आगे चलते हैं। तीसरा जो प्रकार है एकक कोष्ठिका का, वो है फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका को फेस सेंटर्ड बोलते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक बोलते हैं, जिसे शॉर्टकट में FCC बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए आर्धघनी को सिंपल क्यूबिक यानी SC बोलते हैं, अंतः केंद्रित को बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यानी BCC बोलते हैं, और फलक केंद्रित को फेस सेंटर्ड क्यूबिक यानी FCC बोलते हैं। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई। तो चलिए इन तीनों एकक कोष्ठिकाओं के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि आखिर ये एकक कोष्ठिकाएं क्या होती हैं। चलिए अब सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम लोग आर्धघनीय एकक कोष्ठिका की, आर्धघनीय एकक कोष्ठिका के बारे में पढ़ लेते हैं, एकक कोष्ठिका के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए राइटिंग हमारी सही नहीं है तो उस पर कोई मौज नहीं उड़ाएगा, ठीक है। चलिए, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक बोलते हैं, यानी शॉर्टकट में SC बोलते हैं, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सिंपल क्यूबिक की कि आखिर सिंपल क्यूबिक यानी आर्धघनीय एकक कोष्ठिका होती क्या है। तो आर्धघनीय एकक कोष्ठिका वह एकक कोष्ठिका होती है जिसमें घन के 8 कोनों पर केवल 8 परमाणु उपस्थित होते हैं। यानी ये एक घन बना दिया और घन के 8 कोनों पर क्या रख दिया, एक एक परमाणु यदि हमने रख दिया। ये परमाणु भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, ठीक है। तीनों में से कोई एक हो सकता है, अवयवी कण यानी कुल मिलाकर मान लो, ठीक। तो आर्धघनीय एकक कोष्ठिका वह एकक कोष्ठिका होती है जिसमें केवल घन के 8 कोनों पर 8 परमाणु उपस्थित होता है, इसके अलावा और कोई भी परमाणु कहीं पर भी उपस्थित नहीं होता है, ठीक है। चलिए, अब मैं अगर आपसे कहूं कि आर्धघनीय एकक कोष्ठिका में प्रभावी परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो तो आप तुरंत गिन के बताएंगे 8, लेकिन 8 नहीं होता है। इस बात को समझिए कैसे नहीं होता है, क्योंकि जो आप ये एक परमाणु देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली में इस एकक कोष्ठिका के कोने पर जुड़ा हुआ है, यानी इस एक परमाणु से 8 और एकक कोष्ठिका जुड़ी होगी, है ना। मान लीजिए ये एक अगर परमाणु है तो इससे टोटल कितनी एकक कोष्ठिका जुड़ी है, 8 एकक कोष्ठिका जुड़ी है। यानी कहने का मतलब क्या है कि इस एकक कोष्ठिका को एक परमाणु का कितना भाग प्राप्त होगा, तो कितना भाग प्राप्त होगा भैया, यही तना तो प्राप्त होगा कि एक परमाणु का 8 हिस्सा कर दो, एक हिस्सा इस एकक कोष्ठिका को प्राप्त होगा, क्योंकि कोने वाला परमाणु जो होता है वो 8 और एकक कोष्ठिका से जुड़ा होता है, ठीक है। कहने का मतलब एक परमाणु का इस एकक कोष्ठिका को कितना प्राप्त होगा, केवल 1/8 भाग प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 1/8। तो अगर मैं इसमें अब बोलूं प्रभावी परमाणु बताओ, प्रभावी परमाणु की संख्या, तो प्रभावी परमाणु की संख्या को हम लोग प्रदर्शित करते हैं Z से। तो यहाँ Z बराबर क्या हो जाएगा, एक परमाणु का इसको मिला 1/8 और टोटल परमाणुओं की संख्या कितनी है, 8। 8 को गुणा कर दो किससे, 1/8 से, 8 8 कट जाएगा और Z बराबर कितना आ गया, 1। यानी आर्धघनीय एकक कोष्ठिका में प्रभावी परमाणु की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। इस बात को याद रखिएगा, जब आगे हम लोग संकुलन क्षमता पढ़ाएंगे या फिर न्यूमेरिकल लगाएंगे तो इसका काम लगेगा, याद बिल्कुल दिमाग में रखना है, ठीक है। और साथ में नोट्स भी बनाते जाइएगा। चलिए दूसरे एकक कोष्ठिका की बात कर लेते हैं। अब दूसरा हमारा एकक कोष्ठिका क्या था, BCC था। BCC यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, जिसे हम लोगों ने क्या बोला था, काय केंद्रित या अंतः केंद्रित बोला था,
काय केंद्रित या किसकी बात करते हैं, अंतः केंद्रित घनी एकक कोशिका की बात करते हैं। तो देखिए यहां पर बात किया है अंतः केंद्रित, तो अंतः केंद्रित घनी एकक कोशिका वह एकक कोशिका होती है जिसमें पहली बात घन के आठों कोनों पर तो 8 परमाणु उपस्थित होगा ही होगा, कुछ इस तरीके से देखिए 4 5 6 7 8, यानी 8 परमाणु घन के आठों कोनों पर तो उपस्थित होगा ही होगा, परंतु ये कौन सा एकक कोशिका है, अंतः केंद्रित, यानी एक परमाणु केंद्र के अंदर रहेगा। देखिए बॉडी सेंटर्ड, यानी बॉडी के सेंटर में एक परमाणु कहां रहेगा, बॉडी के सेंटर में भी एक परमाणु रहेगा, तो ऐसी एकक कोशिका को अंतः केंद्रित घनी एकक कोशिका कहते हैं। ध्यान से देखिए, नाम से हमें लगा अंतः केंद्रित यानी केंद्र के अंदर या फिर बॉडी के अंदर, तो अंतः केंद्रित घनी एकक कोशिका वह एकक कोशिका होती है जिसमें घन के आठों कोनों पर तो 8 परमाणु उपस्थित होता ही है, साथ में घन के केंद्र पर भी एक परमाणु उपस्थित होता है। ठीक है, अब सिंपली अगर मैं बात करूं कि इस एकक कोशिका के प्रभावी परमाणुओं की संख्या निकालो, क्या निकालना है हमें, प्रभावी परमाणु की संख्या निकालनी है। ठीक है, प्रभावी परमाणु की संख्या यदि निकालनी है, अज्यूम करो, है ना, तब की स्थिति में z बराबर कितना हो जाएगा, हमने कोने पे क्या बताया था कि एक कोने का परमाणु 8 और एकक कोशिका से जुड़ा होता है, यानी कोने के लिए हो जाएगा 8 का 1/8 प्लस, अच्छा ये जो बीच में परमाणु होगा यानी घन के केंद्र में एक परमाणु होगा, क्या वहां पर दूसरी एकक कोशिका जुड़ने जाएगा, कतई नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो बिल्कुल बीच में है, तो उसका पूरा पूरा एक परमाणु मिल गया किसको, इस एकक कोशिका को, तो अंदर वाले के लिए 1 हो जाएगा सीधा सीधा, यानी 8 8 कट के z बराबर कितना आ जाएगा, 1 + 1 बोले तो कितना परमाणु, 2 परमाणु। अतः BCC के लिए जो प्रभावी परमाणु की संख्या निकलती है z बराबर कितनी निकलती है, 2 निकलती है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग FCC की, यानी फलक केंद्रित घनी एकक कोशिका की बात करते हैं। देखिए इसने कहा है फलक केंद्रित, यानी फलक के केंद्र पर, कहने का मतलब यह है कि 8 परमाणु तो घन के कोनों पर उपस्थित होगा ही होगा, और साथ में फलक के केंद्र पर भी परमाणु उपस्थित होंगे। और हम लोग जानते हैं एकक कोशिका कैसी होती है, घन के आकार की होती है, और घन में कितने फलक होते हैं, घन में टोटल 6 फलक होते हैं। आप लूडो का एक वो पासा उठा के देख लीजिए, लूडो के पासे में कितने फलक होते हैं, टोटल 6 फलक होते हैं, यानी घन पर 6 फलक होंगे, है ना। कहने का मतलब ये है कि फलक केंद्रित घनी एकक कोशिका वह एकक कोशिका होती है जिसमें घन के 8 कोनों पर तो 8 परमाणु उपस्थित होगा ही होगा, तो घन के 8 कोनों पर हमने क्या कर दिया, 8 परमाणु को उपस्थित कर दिया। ठीक है, कुछ इस तरीके से, और साथ में घन के 6 फलक के केंद्र पर भी एक एक परमाणु उपस्थित होता है, क्योंकि इसका नाम ही है फलक केंद्रित, और टोटल फलक की संख्या होती है 6, तो 6 फलक पर भी एक एक परमाणु रख दो, यानी ये राइट वाले के फलक के केंद्र पर 1, लेफ्ट वाले के 1, ऊपर वाले फलक पे 1, नीचे वाले फलक पे 1, और एक जो है दाएं वाले फलक पे 1, बाएं वाले फलक पे। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि 8 कोनों पर 8 परमाणु प्लस में 6 फलक के केंद्र पर भी एक एक परमाणु उपस्थित हो, तो वैसी एकक कोशिका को फलक केंद्रित घनी एकक कोशिका कहते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें अगर मैं बात करूं प्रभावी परमाणु की संख्या की, प्रभावी परमाणु की संख्या यदि हमको निकालनी हो तो कितना निकल जाएगा, बताइए। z बराबर कोने का जो एक परमाणु है वो 8 से जुड़ा होगा, और टोटल 8 परमाणु कोने पर है, तो 8 का हो जाएगा 1/8 प्लस। अच्छा अब एक फलक है, इस फलक पर मान लीजिए कोई परमाणु है, ये मान लीजिए फलक है, इस पर कोई परमाणु है, तो एक फलक पर दूसरा फलक हो सकता है ना, तीसरा फलक तो इस परमाणु से जुड़ने आएगा नहीं जो यहाँ बीच में होगा। कहने का मतलब ये फलक वाला एक परमाणु 2 फलक से जुड़ा होगा, यानी 2 एकक कोशिका से जुड़ा होगा, तो एक एकक कोशिका को कितना मिलेगा, एक एकक कोशिका को मिलेगा केवल 1/2 भाग मिलेगा, यानी आधा भाग मिलेगा, क्योंकि एक फलक पर दूसरा फलक आके जुड़ सकता है। और टोटल परमाणुओं की संख्या कितनी है, 6 है, क्योंकि 6 फलक होते हैं, तो 6 का क्या हो जाएगा 1/2, यानी 2 3 6, 8 8 कट जाएगा, z बराबर कितना बचा, 1 यहाँ प्लस 3 यहाँ बचा, यानी z बराबर टोटल कितना हो गया, 4 परमाणु हो गया। तो FCC के लिए जो प्रभावी परमाणुओं की संख्या निकलती है वो 4 निकलती है। आशा करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोगों को संकुलन क्षमता के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, संकुलन क्षमता के बारे में पढ़ना है ना।
पैकिंग एफिशिएंसी बोलते हैं, इसके बारे में हमको पढ़ना है। और ये संकुलन क्षमता एग्जाम में ट्रेंड करता है, चाहे वो जो भी बोर्ड हो, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, सभी में ये संकुलन क्षमता यानी पैकिंग कैपेसिटी जो होती है वो आती ही आती है। पैकिंग कैपेसिटी इसे बोलते हैं, पैकिंग कैपेसिटी, है ना, ये हमेशा से आती ही आती है, तो इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो आशा करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। और चैनल नया है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और कमेंट करके बताइए कि आपको ये सब वीडियो कैसी लग रही है, वीडियो की क्वालिटी सही है कि नहीं। अगर कुछ इंप्रूव करने की जरूरत है तो उसको भी बताइए। जय हिंद।